नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आदित्य वारिंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे रेटिनॉइड्स इस दवाई के बारे में। देखिए, रेटिनॉइड ये काफ़ी अलग अलग तरह के दवाई का समूह है और ये दवाई हाल ही में मुहासों के लिए और एंटी एजिंग यानी त्वचा की जो उम्र बढ़ती है उसको कम करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसका असर भी काफ़ी अच्छा होता है और ये विभिन्न प्रकार के क्रीम या जेल्स होने के कारण इसको हम कस्टमाइज्ड तरीके से पेशेंट के ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए रेटिनॉइड्स के इस अनोखी दुनिया में मैं आपको रेटिनॉइड के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। इस सत्र में हम बात करेंगे कि रेटिनॉइड्स क्या होता है और उसका वर्गीकरण क्या होता है। रेटिनॉइड्स कैसे काम करता है, रेटिनॉइड किस तरह के त्वचा रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, रेटिनॉइड्स का दुष्प्रभाव और सावधानियां क्या बरतनी होती है और आखिरकार रेटिनॉइड को हम किस तरह से बिना साइड इफ़ेक्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि रेटिनॉइड क्या होता है। देखिए, रेटिनॉइड ये विटामिन ए से बनाया हुआ तत्व है और इसे नेचुरली भी बनाया जा सकता है और ये सिंथेटिक भी होता है। रेटिनॉइड्स के अलग अलग प्रकार होते हैं और इसे हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में विभाजित करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आता है ट्रेटिनोइन क्रीम, रेटिनॉल, रेटिनल डिहाइड क्रीम और गोलियों में आता है आइसोट्रेटिनोइन। फर्स्ट जनरेशन रेटिनॉइड्स ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कंपाउंड्स हैं। इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा होता है और के ऊपर काफ़ी संशोधन भी किया गया है। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन रेटिनॉइड्स को हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जनरेशन रेटिनॉइड में आता है एटिट्रिनेट और एसिट्रेटिन। ये दोनों भी क्रीम ज़्यादा करके सोरियासिस में इस्तेमाल किए जाता है। थर्ड जनरेशन रेटिनॉइड्स में आते हैं एडापिलिन और टैज़ारोटिन। ये विशिष्ट रिसेप्टर्स पे अटैच होकर स्पेसिफिक एक्शन देते हैं और इन्हें हम मुहासों के ट्रीटमेंट के लिए या फिर सोरियासिस के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ जनरेशन रेटिनॉइड होता है ट्राइफेरुटिन। इसे ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये भी स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम इसे मुहासों के ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रेटिनॉइड्स ये क्रीम, जेल या फिर गोली के फॉर्म में मिलता है या फिर ये कभी कभी सीरम के फॉर्म में भी मिलता है और क्योंकि ये विभिन्न फॉर्म में मिलता है इसीलिए हम इसे हर तरह के स्किन कंडीशंस में और हर तरह के स्किन टाइप में हम कस्टमाइज अप्रोच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए भी काम आ सकता है या फिर ज़्यादा ड्राई या ऑयली स्किन में भी काम आ सकता है। अब देखते हैं कि रेटिनॉइड्स दरअसल कैसे काम करता है। देखिए, रेटिनॉइड्स ये हमारी त्वचा पर रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाके अटैच होता है और ये हमारे त्वचा का सेल टर्नओवर बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी त्वचा रहती है वह नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जो सेल्स त्वचा के निचले सतह पर रहते हैं वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर वो ड्राई होके उसकी शेडिंग हो जाती है और वापस नए सेल्स नीचे से ऊपर आते रहते हैं। तो नॉर्मली ये अगर प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ किया जाए तो जो ऊपरी सतह के जो डेड स्किन है, जो हाइपरपिगमेंटेड स्किन है, वो जल्दी निकल जाती है और स्किन फ्रेश हो जाती है या फिर स्किन ब्राइट दिखने लगती है। तो रेटिनॉइड्स यही प्रोसेस को फास्ट करते हैं और ये प्रोसेस फास्ट होने की वजह से जो ब्लॉक्ड पोर्स रहते हैं वो भी अनक्लॉग हो जाते हैं और इसी वजह से पिंपल ट्रीटमेंट में ये काफ़ी असरदार होता है। इसके अलावा रेटिनॉइड क्रीम त्वचा में कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है। रेटिनॉइड क्रीम से
त्वचा में कोलेजन सिक्रेशन बढ़ता है और इसी की वजह से महीन रेखा और झुर्रियाँ कम हो जाती है और त्वचा थोड़ी यंग दिखने लगती है। त्वचा की इलास्टिसिटी बढ़ती है और त्वचा स्मूथ हो जाती है। रेटिनॉइड्स ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। त्वचा के ऊपर फ्री रेडिकल्स होते हैं जो पर्यावरण के क्षति से हो जाते हैं, तो रेटिनॉइड्स इन फ्री रेडिकल को ख़त्म करता है और इस तरह से पर्यावरण के क्षति से हमारे त्वचा को बचाता है। रेटिनॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी करता है, तो रेटिनॉइड्स से त्वचा की सूजन भी कम हो जाती है, लालपन कम हो जाता है। इसीलिए हम रेटिनॉइड्स को मुहासे और रोजेशिया ये स्किन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। रेटिनॉइड्स हाइपरपिगमेंटेशन या त्वचा का कालापन भी कम करता है। ये मेलानिन को एकत्रित होने से रोकता है और इसी वजह से त्वचा के ऊपर हाइपरपिगमेंटेशन भी कम हो जाता है। ये रेटिनॉइड्स की कार्यविधियों से हम रेटिनॉइड्स को मुहासे कम करने और त्वचा को और सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेटिनॉइड्स कौन से त्वचा के रोगों में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो कील मुहासों के इलाज के लिए हम रेटिनॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्रीम्स रहते हैं और कैप्सूल्स भी रहते हैं। क्रीम से हम ज़्यादा करके एडापोलिन या फिर ट्रेटिनोइन क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्रीम्स त्वचा के पोर्स को अनक्लॉग करता है और सेल टर्नओवर बढ़ाता है और मुहासे को कम करता है। इसके अलावा आइसोट्रेटिनोइन की कैप्सूल खाने से जो नोड्यूलर एक्ने रहते हैं, जो सूजन रहती है और बड़े एक्ने रहते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। आइसोट्रेटिनोइन की गोलियां सीबम उत्पादन और केराटिनाइजेशन को रेगुलेट करते हैं और इस तरह से ये सीवियर ग्रेड के एक्ने को भी कम कर देते हैं। रेटिनॉइड्स हम फोटो एजिंग और झुर्रियों में भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रेटिनोइन क्रीम और रेटिनॉन क्रीम ये कोलेजन के उत्पादन में मदद करते हैं और उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिसके वजह से महीन रेखाएं और झुर्रियाँ कम हो जाती है। धूप से होने वाले हाइपरपिगमेंटेशन या सन स्पॉट्स को ये कम करता है। रेटिनॉइड्स ये सन स्पॉट्स को हल्का करता है और चेहरे के टोन को भी मेंटेन रखता है। ओरल रेटिनॉइड्स जैसे कि एसिटेटिन हम मध्यम से गंभीर सोरियासिस में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फोटोथेरेपी के साथ कंबाइन कर सोरियासिस के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरपिगमेंटेशन कम करने के लिए रेटिनॉइड्स इस्तेमाल किया जाता है। ये खास करके मेलाज्मा यानी झाई, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन जो मुहासों के बाद होता है, और सन इंड्यूस हाइपरपिगमेंटेशन जो धूप के कारण त्वचा जो सांवली होती है, इन तीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा रेटिनॉइड्स हम केराटोसिस पाइलरिस, लाइकन प्लेनस और कुछ स्किन कैंसर के प्रकार में भी हम इस्तेमाल कर उसको कम कर सकते हैं। रेटिनॉइड्स काफ़ी प्रभावी होती हैं, मगर शुरुआती के दिनों में इसके इस्तेमाल करने से काफ़ी दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, तो इन्हें भी हमें जानना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा त्वचा शुष्क हो जाती है, लाल हो जाती है, जलन करती है और खुजलाहट भी होती है। इसीलिए रेटिनॉइड्स हमेशा धीरे धीरे कम कॉन्सेंट्रेशन में शुरू करना चाहिए और इसे रोज़ नहीं बल्कि हफ्ते में 3 या 4 बार लगाना चाहिए और फिर धीरे धीरे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। ओरल रेटिनॉइड कैप्सूल से अन्य साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि होंठ का फटना, त्वचा अति शुष्क हो जाना। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं या फिर लीवर एंजाइम्स भी बढ़ सकते हैं। आइसोट्रेटिनोइन की गोलियां ये टेराटोजेनिक होती है। इसका मतलब ये है कि गर्भवती महिलाओं को आइसोट्रेटिनोइन हम नहीं दे सकते, क्योंकि इससे बच्चे को हानि हो सकती है। तो इसीलिए यह बात महिलाओं को जानना बहुत ही ज़रूरी होती है। कुछ सावधानियां बरतने से हम रेटिनॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स को टाल सकते हैं, जैसे कि शुरुआती के दिनों में इसे कम कॉन्सेंट्रेशन में लगाना है और हफ्ते में 3 से 4 बार ही लगाना है। रेटिनॉइड क्रीम के साथ दिन के समय सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। शुरुआती के दिनों में रेटिनॉइड को बेंजोइल पेरोक्साइड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्रीम के साथ कंबाइन ना करें,
ताकि उसके वजह से साइड इफ़ेक्ट ना हो। गर्भवती और स्तनपान महिलाओं को आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल्स बिल्कुल नहीं खानी है, और अगर उन्हें रेटिनॉइड क्रीम लगाना है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह से ही लगाना होता है। अगर आपको रेटिनॉइड्स का पूरा फ़ायदा लेना है तो सही मायनों में रेटिनॉइड के साथ कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। और रेटिनॉइड को प्रभावी रूप से कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो रेटिनॉइड कम डोज में इस्तेमाल करें और इसको मॉइस्चराइज़र के साथ कंबाइन करें, यानी रेटिनॉइड लगाने के पहले और बाद में चेहरे के ऊपर नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दिन के समय सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। रेटिनॉइड्स ये त्वचा को फोटो सेंसिटिव करते हैं, और इसी की वजह से अगर आप बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में जाए तो चेहरे की त्वचा थोड़ी सी टैन हो सकती है। इसीलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पेशेंट को सही एजुकेशन दे, रेटिनॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं, ताकि शुरुआती के दिनों में जो रेटिनॉइड पर्ज होता है या जो स्किन ड्राई होती है वो पेशेंट उसके बारे में समझ दे। और ये कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मगर ये रेटिनॉइड्स के काम करने की प्रक्रिया होती है। अगर पेशेंट को मुहासे है तो हम बाद में रेटिनॉइड के साथ बेंजोइल पेरोक्साइड कंबाइन कर सकते हैं, या फिर अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो रेटिनॉइड के साथ विटामिन सी या हाइड्रोक्विनोन की दवाई भी कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट के राय लेके उनकी देखरेख में ही किया जाना चाहिए। रेटिनॉइड्स त्वचा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही जानकारी से और सही तरीके के इस्तेमाल करके आप इस क्रीम का फ़ायदा अपने लिए काफ़ी अच्छी तरह उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।